हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर ऑडियो लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत की है। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स MCQ सीरीज़ की, जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर MCQ डिस्कस करेंगे, जो आपके UPSC और PCS एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे इन करंट अफेयर्स को। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 21 जून से 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स MCQs की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच कंट्री इज नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021। मतलब किस देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है इसके अगस्त 2021 में होने जा रहे सेशन के लिए। गाइज आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर बी आपके पास है चाइना, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है USA, एंड ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो गाइज इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। कि इंडिया को 2021 में होने जा रहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है। और गाइज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हाल ही में न्यूज़ में थी, इसलिए ये क्वेश्चन पुट किया गया है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका इलेक्शन हुआ है 5 मेंबर्स का। गाइज आप लोगों को इस इलेक्शन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ एक बातें बता देता हूँ। गाइज आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, जिसमें 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट होते हैं जिनके पास बिटो पावर होती है। आप लोगों को पता होगा ये 5 मेंबर हमारे पास है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। और इसके साथ ही हमारे पास 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, जिसमें आपके पास हर 2 साल के अंतराल में 5 मेंबर्स को चुना जाता है और 5 मेंबर्स को निकाल दिया जाता है। तो इस बार के जो 5 मेंबर चुने गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर, वो है केनिया, इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे। गाइज इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी न्यूज़ में थी, क्योंकि इसके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर इसके प्रेसिडेंट थे तेजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया से थे। और अभी इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो है वोकान वोजकिर। ये टर्की के हैं मेनली, और ये फर्स्ट टर्किश बने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने। तो अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारे पास इस प्रकार से है, व्हाट इज सत्यभामा। सत्यभामा क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, इट इज़ अ रिसर्च पोर्टल फॉर माइनिंग सेक्टर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, इट इज़ अ रिसर्च पोर्टल फॉर एजुकेशन सेक्टर। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ रिसर्च पोर्टल फॉर ऑयल सेक्टर। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ रिसर्च पोर्टल फॉर मेटल सेक्टर। तो गाइज इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ रिसर्च पोर्टल फॉर माइनिंग सेक्टर। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ सत्यभामा के बारे में। गाइज सत्यभामा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पोर्टल है साथ में, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। एंड सत्यभामा स्टैंड्स फॉर, सत्यभामा की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ ली जा सकती है, ध्यान से सुनेंगे। सत्यभामा स्टैंड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। और गाइज इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ दैट सत्यभामा पोर्टल वॉज डिजाइंड, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC। और गाइज NIC की स्थापना 1976 में की गई थी अंडर प्लानिंग कमीशन। उस टाइम हमारे पास प्लानिंग कमीशन था, जो आज हमारे पास नीति आयोग है। एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम METI भी बोलते हैं, MEITY, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है।
गाइस स्टेटमेंट नंबर 1 है आपके पास, ध्यान से सुनेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनहांस लेवलहुड सिक्योरिटी फॉर अर्बन पुअर। स्टेटमेंट नंबर 2 आपके पास है, द वर्कर्स विल बी एबल टू डिमांड वर्क ईदर इन रिटर्न और ओरली फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम ऑफ 100 days। स्टेटमेंट नंबर सी आपके पास है, इफ ए वर्कर्स हैज चाइल्ड ऑफ 5 years और लेस देन ए फीमेल वर्कर विल नीड टू बी एम्प्लॉयमेंट एंड पेड अ मिनिमम वेज। गाइज ये 3 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको छांटना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 3 ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी आपके पास बोलता है कि स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास बोलता है कि ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो गाइज इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा दैट ऑल ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तीनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, क्योंकि जो ये आपके पास स्कीम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है, जो कि मेनली आपके पास चलाई गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इट इज़ अ 100 day एम्प्लॉयमेंट स्कीम एज सिमिलर टू मनरेगा स्कीम की तरह ये स्कीम भी है। इसमें देखिए ये सब फैसिलिटीज़ दी गई है। इसमें तो सबसे पहले देखिए काउंटर किया जाएगा अर्बन पुअर्स को, कि अर्बन पुअर्स की कंडीशन को इसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। और साथ में इसमें देखिए जो काम दिया जाएगा ये क्या होगा, जो ये आपके पास काम है एज पर डिमांड होगा, कि इसमें देखिए मिनिमम 7 दिन का काम कर सकते हैं वर्कर्स और मैक्सिमम इनको 100 दिन का काम किया जाएगा। लेकिन ये डिमांड बेस्ड वर्क होगा, जिसमें देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का वर्क हो सकता है, प्लांटेशन का वर्क हो सकता है, क्लीनिनेस का वर्क होता है। मतलब जिस काम को करने में लेबर कन्वीनियंस है वो काम उनको दिया जाएगा। और साथ में देखिए इसमें बताया गया है कि अगर कोई वुमेन है जिसका बच्चा 5 साल या इससे कम है, उनको भी देखिए जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी और साथ में एक मिनिमम वेज भी दी जाएगी। अगर हम झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने इसमें मिनिमम वेज रखी है 40% हायर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम मनरेगा जो स्कीम चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे 40% अधिक इसमें मिनिमम वेज रखा गया है। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ की। यह आपके पास है रिवर से रिलेटेड, दैट रिवर अंबरनाया विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, मतलब कि नदी अंबरनाया हाल ही में सुर्खियों में थी, ये कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है रशिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है नॉर्वे एंड ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रशिया। आइए अब बात करते हैं कि क्यों ये नदी न्यूज़ में थी। गाइज आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा रशिया ऑयल स्पिल के बारे में, जहां पर देखिए हज़ारों लीटर डीजल लीक हो गया और नदी में मिल गया, नदी के पानी के साथ मिल गया। तो इस पे बात करते हैं, इससे जुड़ी हुई ये पूरी न्यूज़ है, इसलिए ये नदी भी न्यूज़ में थी। तो गाइज होता क्या है, 29 मई 2020 को एक फ्यूल टैंक जो रशिया की एक सिटी नोरिलस्क में सिचुएटेड था वहाँ पर लीक हो जाता है और इसका जो 21,000 टन डीजल है वो इस नदी अंबरनाया में बह जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये ऑयल स्पिल है या अंबरनाया रिवर है ये क्यों इतनी ज़रूरी है और ऑयल स्पिल हुआ क्या, इसके मेन कॉज क्या थे। सबसे पहले तो बात करते हैं अंबरनाया रिवर के बारे में। गाइज ये रशिया में बहने वाली एक नदी है जो कि 60 किलोमीटर की कुल नदी है और ये आपकी जो रशिया में एक लेक है पाइसोन लेक, उसमें जाकर बहती है और पाइसोन लेक से रिवर ओरिजिनेट होती है, पाइसोन रिवर, जो कि एम्प्टी होती है इन कारासी जो कि आर्कटिक ओशन में है। अब देखिए गाइस कि इतनी बड़ी ये नदी है, यहाँ तक ये जुड़ी हुई है, आर्कटिक ओशन तक जुड़ी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि जो ये ऑयल स्पिल है और ये तेल जो लीक हुआ ये क्यों हुआ। गाइस आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ सालों से रशिया में बहुत सारा करप्शन होता रहा है, जिसके चलते कि लापरवाही के कारण जो वहाँ पर फ्यूल टैंक्स थे ये बहुत पुराने हो गए थे और ये लीक कर गए और इस लीकेज की वजह से ये पूरा 21,000 जो टन डीजल है वो इस नदी में जा मिला, जिससे ये पूरी नदी पोल्यूट हो गई। अब रशियन गवर्नमेंट ने बताया कि इस नदी को पूरी तरह से साफ करने में 8 से 10 साल लग जाएंगे और बिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें
खर्चा आएगा। गाइज इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, एक टर्म आती है जो इसके लिए एक कारण था इस ऑयल स्पिल का, वो है प्रीमाफ्रॉस्ट। गाइज प्रीमाफ्रॉस्ट एक लैंड मास होता है जो कम से कम 2 साल के लिए फिजन रहता है। अब अगर हम बात करें नॉर्दर्न साइबेरिया की, जो रशिया का एक पार्ट है, वहाँ की 55% लैंड पैराफ्रॉस्ट में आती है। पैराफ्रॉस्ट क्या होता है, तो इसमें देखिए जो पूरा आपकी लैंड है वो फ्रीज है 2 साल के लिए, तो उसमें देखिए कार्बन, मीथेन और ऐसी जितनी भी गैसेज हैं ये रिजर्व होकर रहेगी। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पैराफ्रॉस्ट देखिए धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ गई है। और जो रशिया की जो ये अथॉरिटी थी, जिनके पास ये ऑयल टैंक्स थे वहाँ के, उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, ये पिघल गए और जिसके कारण ये ऑयल लीक होकर आपके नदी में जाकर मिला। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो ऑयल स्पिल है ये कितना डेंजरस होता है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, और कैसे ये बाकी सब स्पीशीज को अफेक्ट करेगा। गाइज आपको पता होगा कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ओशन है, वहाँ पे जो स्पीशी पाई जाती हैं मेनली वहाँ पर फर बियरिंग मैमल्स होते हैं, फर बियरिंग जिनके पास फर होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको इंसुलेशन में। अब देखिए अगर उनके ये फर किसी तरह से डैमेज हो जाते हैं इस ऑयल की वजह से, तो उनकी इंसुलेशन की जो क्षमता है, मतलब सूर्य की रोशनी ग्रहण करने की क्षमता है जिससे वो खुद को गर्म रख पाते हैं, वो खत्म हो जाएगी। और इससे देखिए बहुत सारी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है यहाँ पर। सेकंड, अब देखिए जो ये ऑयल है ये बहुत लंबे टाइम तक अगर मिट्टी में रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग हो जाएगी सॉइल में, जिससे देखिए वहाँ की जो स्पीशी है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी खतरा हो जाएगा। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी देखिए इसके बहुत खतरे हो सकते हैं, जैसे कि इसके कारण हो सकती है कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस, नर्व डिजीजेस, और साथ में देखिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी इसके कारण हो सकती है। तो ये एक बहुत डेंजरस फिनोमिना है जो कि एक ह्यूमन डिजास्टर के रूप में सामने आया है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, A Shadi which recently seen in news is celebrated as a new year by which community? इसमें देखिए फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है मैथिज, ऑप्शन नंबर बी है बिहू, और ऑप्शन नंबर सी है सिंधी कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर डी है कुची कम्युनिटी। गाइस आषाढ़ी बीज एक कल्चर फेस्टिवल है और ये रिसेंटली न्यूज़ में था। आपको यहाँ पर बताना है ये किस कम्युनिटी के द्वारा एज अ न्यू ईयर मनाया जाता है। गाइस आप लोगों को बता दूं कि इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर बाय कोची कम्युनिटी ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है ये, एंड इट फॉल्स इन द सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्षा आषाढ़ मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। और साथ में आप लोगों को बता दिया जाए कि ये मेनली गुजरात के कच्छ एरिया में मनाया जाता है, कच्छ रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो अब हम लोग बात करेंगे आपके अभ्यास के लिए जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभ्यास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज आर इंक्लूडेड इन P5+1 ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन से देश P5+1 ग्रुप का हिस्सा है? आपके पास देशों के नाम इस प्रकार से हैं, USA, UK, फ्रांस, इंडिया। और आपको आंसर इन स्टेटमेंट्स में से चुनना है। फर्स्ट आपके पास है ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2 एंड 4, सी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4। और नेक्स्ट अभ्यास का क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से सुनेंगे और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और नेक्स्ट वीक में जब ये ऑडियो लेक्चर सीरीज होगी तो उस टाइम आपको मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो प्ले लिटल स्टडी लिटल इनिशिएटिव फॉर स्कूल चिल्ड्रन? मतलब किस राज्य ने हाल ही में इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है स्कूली बच्चों के लिए? इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 5
सिक्किम। आप आंसर करेंगे गाइज इन क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में, और साथ में जब नेक्स्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा तो उस टाइम मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा और साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.